हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2019 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 17 अगस्त 2022 से 26 अगस्त 2022 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में 27 सितंबर 2022 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। यदि इस आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच 30 सेंटीमीटर का अंतर है तो आयत का परिमाप कितना होगा। ठीक है, देखिए आयत का परिमाप निकालने के लिए चाहिए लंबाई और चौड़ाई। वो कैसे निकलेगा? देखिए ये कह रहा है कि ये जो आयताकार भूखंड है इसकी लंबाई चौड़ाई से 60% अधिक है। तो हम लोग ये 60% को फ्रैक्शन में लिखेंगे। कितना होता है? 3/5। अगर हम लोग ये फ्रैक्शन के नीचे वाला को चौड़ाई मान ले 5 यूनिट, तो लंबाई कितना होगा? 5 से 3 अधिक, यानी लंबाई हो जाएगा 8 यूनिट का। ठीक है, और आगे ये लंबाई और चौड़ाई के बीच का डिफरेंस दे रखा है 30 सेंटीमीटर। अगर हम लोग यहाँ पर देखें दोनों के बीच का डिफरेंस तो कितना है? 8 और 5 में 3 का डिफरेंस है, जबकि एक्चुअल का डिफरेंस सवाल में दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो ये 30 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये कितना गुना हुआ? 10 गुना। अगर हम लोग यहाँ से चौड़ाई निकाले तो ये है 5 यूनिट। अगर यहाँ 10 गुना हो रहा है तो यहाँ भी 10 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर चौड़ाई। और लंबाई इसमें वैल्यू आप रख सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा इसमें 30 सेंटीमीटर जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 80 सेंटीमीटर लंबाई। और आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुना कर देना है। तो ये 50, 80, 130 हुआ, 2 से गुना करेंगे तो 260 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप आएगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, हरि के वेतन में से घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है। शेष राशि का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाता है और शेष राशि का 10% उसकी चिकित्सा पर खर्च होता है। अंत में उसके पास 42,840 रुपया शेष बचते हैं। उसका कुल वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जब भी इस तरह से लगातार खर्चा और शेष राशि पर खर्च दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे? रेशियो से इसको सॉल्व करेंगे। पहला परसेंट है 15, इसका फ्रैक्शन 3/20, यानी 20 पर 3 का कटौती जो है किराए के रूप में किया गया तो क्या बचत होगा? 20 पर 3 तो किराए में चला गया तो बचा 17। तो ये है इनकम और बचत का रेशियो। आगे, शेष राशि का 20%, इसका फ्रैक्शन 1/5 होता है। 5 पर 1 का खर्च हो जाएगा बच्चों की शिक्षा पर, तो 5 पर कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। उसी तरह आगे 10% है, इसका फ्रैक्शन 1/10। 10 पर 1 का खर्च है तो क्या रेशियो बनेगा? 10 से 9। ठीक है, इसी तरह अब आगे नहीं है। अब यहाँ पर आप गुना कर लीजिए, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, और इसको गुना करेंगे तो गुना नहीं करेंगे, ठीक है, इसको रहने दीजिए। 17 गुना 9 चौके 36, ये आ गया। यानी अगर इसका टोटल आय 1000 है तो बाकी सब खर्च करने के बाद उसके पास ये राशि बच जाता है 17 गुना 36। ठीक है, जबकि ये कह रहा है कि उसके पास इतना राशि बच रहा है, यानी ये जो है 42,840 के बराबर होगा। हमें निकालना उसका कुल वेतन यानी 1000। तो 1000 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? 42,840 को डिवाइड करना होगा ये 17 गुना 36 से और 1000 से गुना करना होगा। हटाइए इसको, 17 से कट रहा है, 17 दूना 34, 88 हुआ, 17 बचे 17 दूना ये आ गया। 9 से कटाएंगे, 9 चौके 36, 9 दूना 18, 9 अट्ठे 72, 280, 4 से फिर से कट जाएगा 70 बार में। 70 गुना 1000 ये हो जाएगा 70,000। यही इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, इसको सरल करना है। ठीक है, देखिए इतना बड़ा इक्वेशन है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करेंगे। और वैल्यू पुट करने वक्त आपको ऑप्शन पे ध्यान देना है, यानी पी और क्यू का ऐसा वैल्यू हम लोग बिल्कुल भी नहीं ले सकते जिस पर ऑप्शन बराबर हो जाए। ठीक है, अगर पी या फिर क्यू दोनों में से किसी को 0 के बराबर लेंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ इक्वल हो जाएगा, इसलिए पी को 1 और क्यू को भी 1 लेंगे। अगर 1 रखे पहला ऑप्शन में तो कितना बनेगा? 6 - 3 3 बनेगा। दूसरा ऑप्शन में
-6 + 3 -3 बनेगा। तीसरा ऑप्शन 6 3 9 बनेगा। चौथा ऑप्शन -6 -3 -9 बनेगा। देख रहे हैं आप चारों ऑप्शन अलग अलग वैल्यू दे रहा है। अब इसमें आप क्या करिए, पी और क्यू को 1 के बराबर रख के इसका वैल्यू निकाल लीजिए। अगर यहाँ पर 1 रखें तो ये 5 - 1 4, 4 का क्यूब 64 हो गया। ठीक है, आगे माइनस से माइनस देंगे, ये 3 - 2 1, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। और नीचे 13 15 2 सब सेम रहेगा, 13 - 15 -2। तो ऊपर कितना आ गया, ये हो गया आपका 28, 64 में 28 घटाएंगे 36 बचेगा। और नीचे 13 में से 17 घटेगा तो -4, 4 से ये कट जाएगा 9 बार में, और माइनस भी है तो कुल मिला के -9 आएगा इसका वैल्यू। आप देख सकते हैं -9 यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 44 से पूर्णतः विभाज्य है? ठीक है, देखिए 44 से विभाज्य इसका मतलब क्या, 4 गुना 11, 4 से भी होनी चाहिए और 11 से भी। अगर ये देखें चारों नंबर 4 से डिविजिबल है तो चेक किससे करना पड़ेगा, 11 से। चेक कर लेते हैं। पहला देखें तो 2 2 4, 4 5 9 हुआ, 3 5 8, 8 1 9 हुआ, यानी 9 और 9 का डिफरेंस 0 हो रहा है, यानी ये जो है 11 का मल्टीपल है। दूसरा देखें तो 8 2 10 5 15, 4 5 9 1 10, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। तीसरा 4 9 13 5 18, 4 6 10 1 11, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं हुआ। ये देखें तो 2 9 11 5 16, 9 6 15 1 16, 16 और 16 का डिफरेंस 0 होता है, तो ये आपका 11 का मल्टीपल है। यानी ए और डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ए डी कहाँ पर है, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3 में, ये सही आंसर होगा। आगे, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। तो देखिए ये दोनों में भाग है और दोनों में रूट लगा है, तो दोनों को रूट के अंदर एक साथ ले लीजिए, यानी ये हो जाएगा 1008 और नीचे हो जाएगा 448। ठीक है, अब देख सकते हैं 112 का 4 गुना है और ये 112 का 9 गुना है, तो ये कटा देंगे 4 बार में, ये कट जाएगा 9 बार में। आगे क्या था, गुना के साथ ये रूट अंडर 0.16 है तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 0.4। ठीक है, और ये 9/4 रूट के अंदर है तो रूट से बाहर क्या आएगा, 3/2, और गुना 0.4 है, 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, 0.2 बार में, तो ये आ गया आपका 3 दूना 6 यानी 0.6। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, चतुर्भुज पी क्यू आर एस की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होगा, यदि ये कंडीशन है आपके पास। ठीक है, देखिए इसको भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से क्या मिल रहा है, समचतुर्भुज मिल रहा है। इसका मतलब वो जो होगा वो एक आयत होगा, क्योंकि आयत के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो चतुर्भुज बनता है वो एक समचतुर्भुज होता है। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पर बना के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आयत जहाँ पर होगा वो आंसर लगेगा। पहला ऑप्शन अगर देखें तो पी क्यू आर एस इज ए रोमबस, यानी ये एक समचतुर्भुज है, नहीं, आयत एक समचतुर्भुज नहीं होता है, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ पी क्यू आर एस आर परपेंडिकुलर, यानी इनके जो विकर्ण है वो एक दूसरे पर लंबवत है, ऐसा भी नहीं होता। आयत के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भाग में काटते हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होते, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। द डायगोनल्स ऑफ पी क्यू आर एस आर इक्वल, यानी इनके विकर्ण बराबर हैं, ये एकदम सही होगा क्योंकि आयत के विकर्ण भी बराबर होते हैं। आगे चौथा ऑप्शन में कह रहा है पी क्यू आर एस इज ए ट्रेपेजियम, ये भी नहीं होगा क्योंकि समलंब के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से एक चतुर्भुज का निर्माण होता है, ना कि समचतुर्भुज का, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। आगे, दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है, यदि उनकी चालें 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उनकी सापेक्ष चाल ज्ञात कीजिए, यानी रिलेटिव स्पीड आपसे पूछ रहा है। अगर विपरीत दिशा में दो ट्रेन जाती है, एक इधर और एक इधर, तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होता है वो क्या होता है, पहला का स्पीड प्लस दूसरा का स्पीड, यानी दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये 50 है, ये 58 है, जोड़ने के बाद 108 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगा। लेकिन ये जो आंसर दे रखा है मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, तो इसको आगे आप 5/18 से गुना कर देंगे, तो 18 से 6 बार में कटेगा, 6 पंचा 30 मीटर प्रति सेकंड इसका स्पीड होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। आगे,
एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह ऐसे बाट का उपयोग करता है जो वास्तव में उस पर लिखे गए वजन से 40% कम होता है। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि 40% का फ्रैक्शन 2/5, यानी अगर आप इस दुकानदार से 5 ग्राम सामान खरीदेंगे तो ये आपको कह के देगा 5 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में कितना देगा? 2 ग्राम कम देगा, यानी 3 ग्राम ही देगा। तो आप देख सकते हैं दुकानदार को यहाँ पर सीधा सीधा 2 ग्राम का प्रॉफिट है। तो 2 का प्रॉफिट है किसके ऊपर? 3 के ऊपर। तो 2/3 कितना होता है? 66 सही, 2/3%। ऑप्शन नंबर 3 में है, ये इसका सही आंसर होगा। आगे, एक परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के वास्तविक प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। छात्रों के माध्य का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जब इस तरह से डेटा रहता है, यानी कि ये वर्ग अंतराल में नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले आप इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। लेकिन उससे भी पहले आपको इसे, ये जो मार्क्स है, इसको आरोही क्रम में लिखना होगा। तो आप यहाँ पर एक नया बना लीजिए सारणी। किस तरह से बनाएंगे? इसमें देखिए सबसे छोटा 8 है, तो पहले 8 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं। 8 है, 8 का कितना है फ्रीक्वेंसी? 11, तो इसका 11 हो गया। 8 के बाद किसका नंबर आएगा? 11 का। 11 का फ्रीक्वेंसी क्या है? 14। उसके बाद 11 के बाद आ जाएगा आपका 16, फिर 20। तो 16 का कितना है? 9 है। उसके बाद 20 का कितना है? 20 का 5 है। उसके बाद आएगा 22, 8 है। उसके बाद आएगा 29, जो कि 3 है। टोटल 3 3 6, यहाँ भी 6। ठीक है, अब निकालिए आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ये लिखेंगे 11, फिर 11 में 14 जोड़ेंगे 25 होगा। ठीक है, इस तरह से आप कर दीजिए। 25 में 9 जोड़ेंगे 34 होगा। 34 में 5 जोड़ेंगे 39 होगा। 39 में 8 जोड़ेंगे 47 होगा। 47 में 3 जोड़ेंगे 50 होगा, यानी टोटल 50 है। अब अगर 50 है, इसका मतलब क्या है? n जो है आपका सम है। n सम है, तो आप जानते हैं कि माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में लिख के बीच वाले 2 पद का एवरेज जो है माध्यिका होता है। ठीक है, अगर ये विषम रहता तो बीच वाला पद आप सीधा सीधा क्या करते? 50 को 2 से डिवाइड करते तो कितना आता? 25। तो 25 किस में है? इसमें, तो 11 इसका आंसर होता है। लेकिन यहाँ पर सम है, तो यहाँ पर आपको 2 पद देखना होगा, बीच में 2 कौन सा है। तो टोटल 50 है, तो बीच में कौन सा आएगा? बीच में आएगा 25वां पद और 26वां पद। ठीक है, तो 25वां और 26वां को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका माध्यिका आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से समझिए इसको। मान लीजिए यहाँ पर टोटल हम देख रहे हैं, आप 5 एक 6 लाइन है। अगर आपसे बीच में पूछे तो आप कहेंगे ये दोनों है, तो ये दोनों है क्या? अगर शुरू से काउंट करें तो पहला, दूसरा, तीसरा। पहला हो गया, तीसरा, उसके बाद चौथा, यानी तीसरा आ गया, चौथा आ गया। उसी तरह से आप यहाँ भी समझेंगे, बीच में रहेगा 25वां और 26वां, यानी कि आधा करेंगे तो पहला पद होगा, फिर उसमें एक जोड़ देंगे तो अगला पद हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर 6 में आधा करेंगे तो 3 होगा, फिर अगला पद 4 होगा। तो 25वां पद कहाँ से मिलेगा आपको? देखिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है। 25 यहाँ पर है, तो इसका क्या है मार्क्स? 11, तो 11 आ जाएगा। 26वां, देखिए 25 तक तो आपका इसमें है, 26वां इसमें आ जाएगा। ठीक है, 34 वाला में। तो 26वां का जो मार्क्स है वो कितना है? 16 है, तो 16 लेंगे बटा 2। तो 16 + 11 27 बटा 2 करेंगे तो 13.5 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, रवि की आयु गौरी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योग 31 वर्ष है। गौरी की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, ये कह रहा है कि रवि जो है गौरी से 5 वर्ष अधिक है, तो ये 5 वर्ष क्या है? दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो डिफरेंस आप योगफल में से पहले घटा लीजिए तो बचेगा 26। इसको 2 बराबर भाग में बांट देंगे, 13 13। तो जिसका आयु कम है वो 13 साल का होगा, जिसका ज़्यादा है वो 5 इसमें जुड़ जाएगा, तो 18 साल का ये बन जाएगा। तो क्या कह रहा है? गौरी, यहाँ गौरी की आयु से 5 अधिक है रवि, इसका मतलब गौरी की आयु कम है, तो ये 13 साल इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। आगे, यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2850 है और इस पर दी जाने वाली छूट 21% है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सीधा सीधा अंकित मूल्य में जो भी डिस्काउंट है वो निकाल के घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। डिस्काउंट लेकिन ये है 21%, निकालना मुश्किल है थोड़ा, तो इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे 20% और 1% में। ठीक है, तो पहले आप ये क्या करिए, 2850 में इसका 20% जो कि होगा 400, 170, 570, वो माइनस कर लीजिए। तो 0 यहाँ पर 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 2280 आया। ठीक है,
अब 2280 से थोड़ा सा कम आंसर होगा, तो ये है, ठीक है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब देख रहे हैं आप 1%, तो 2850 का 1% कितना होगा? 28.5। अगर आप इसमें 28.5 घटाएंगे तो सीधा सीधा आपको आंसर भी मिल जाएगा 2251.5। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, गिरी और कमल के एक व्यवसाय में क्रमशः 5-7 अनुपात में पूंजी निवेश की। यदि व्यवसाय में कुल इतना रुपया निवेशित की गई हो तो व्यवसाय में गिरी का हिस्सा कितना था? ठीक है, तो बांट दीजिए। यहाँ पर 1728 हो रहा है टोटल। इसमें किसका पूछ रहा है? गिरी का। गिरी का है पहला वाला 5 यूनिट, और नीचे दोनों को जोड़ के देते हैं 7×5 = 12। तो 12 से ये कट जाएगा 144 बार में, क्योंकि ये 1728 12 का क्यूब होता है। तो 144 × 5 720। 720 ऑप्शन नंबर 4 में है। आगे, इसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सिंपल सा है। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, सबसे पहले पॉइंट और बार को छोड़ के नंबर लिखते हैं तो बनेगा 12, और नीचे पॉइंट के बाद जितने अंकों का रेकरिंग हो रहा है उतना 9 डालेंगे। तो यहाँ पर 2 अंक है तो 2 बार 9 आएगा। कट रहा है 3 से, 3 चौके, ये कट रहा है 33 बार में, तो 4/33 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। आगे, इसका मान याद कीजिए। ठीक है, तो फॉर्मूला पे खोल दीजिए। ये a+b का होल स्क्वायर पर अगर खोलें तो ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन इंटू कॉसेक। तो आप जानते हैं कि साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, तो यहाँ पर केवल 2 आएगा। उसी तरह दूसरा को भी खोलेंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2, क्योंकि कॉस इंटू सेक 1 होता है। अब यहाँ देखिए, आप ये साइन स्क्वायर और यहाँ से कॉस स्क्वायर को मिला देंगे तो यहाँ का वैल्यू 1 हो गया, ये 1 हो गया, और 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो कुल मिला के 2 2 4 1 5 आ गया। उसके बाद क्या बचा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1। उसी तरह आप यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को भी लिखेंगे, जो कि होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1। अब सबको जोड़िए, 5 1 6 1 7 हो गया, और बच गया कॉट प्लस 10। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा। कौन सा ऑप्शन में है? 7 प्लस यहाँ पर है कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर। आगे, एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 140 डिग्री है, यह एक क्या होगा? ठीक है, देखिए, किसी भी समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी n बराबर 360 डिग्री को एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण से डिवाइड करते हैं। तो पहले आपको बाह्य कोण निकालना होगा। आप जानते हैं कि किसी भी समबाहुभुज में आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, जिसमें आंतरिक कोण 140 है तो बाह्य कोण कितना होगा? 180 माइनस 140, ये हो जाएगा 40 डिग्री। तो यहाँ पर आप रख दीजिए 360 को 40 से जब डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, यानी इसमें टोटल 9 भुजा हैं, तो ये हो जाएगा 9 9 ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, ऑप्शन देखिए, इसमें पहला जो टर्म है 3x² सब में कॉमन है। दूसरा चेक करिए, क्योंकि माइनस प्लस ये दे रखा है एक्स वाला, तो यहाँ पर है 4x, यहाँ पर है 6x, तो 4 में 6x घटेगा तो माइनस का 2x बचेगा। पहला ऑप्शन में है, चौथा में, ये दोनों आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब अचर पद देख लीजिए, यहाँ पर है 3/2, यहाँ पर है 5/2, जोड़ेंगे तो 5 3 8/2 आएगा, घटाने के बाद ये 4 देगा, तो प्लस में 4 आया, ऑप्शन नंबर 1 में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन हटा दीजिए। आगे, यदि किसी वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दिए गए वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है। तो पहले वर्ग की भुजा निकालना होगा, उसके लिए जो भी परिमाप है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 44 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। ये जो वर्ग की भुजा है यही वो वृत्त की त्रिज्या भी है जिसका हमें परिधि निकालना है। ठीक है, तो वृत्त का परिधि कितना होता है? 2πr, 2π इंटू आर आ गया 11, तो 11 दूना 22 पाई जो है वृत्त की परिधि निकलेगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, चक्रवर्ती 52 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कार चला रहा है, उसे 364 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? सिंपल सा टाइम निकालना है तो दूरी बटा चाल करेंगे। दूरी है 364, चाल क्या है 52। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड करिए तो ये 5 सत्ते 35, 350 हुआ 214, ये सीधा सीधा 7 बार में कटा, तो 7 घंटा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे, प्रत्येक 7 सेंटीमीटर भुजा वाले 6
एक समान घन एक दूसरे के सन्निकट रखे गए हैं, इस प्रकार निर्मित ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा। आप 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का आयतन अगर हम लोग निकालें तो कितना होगा, 7 का क्यूब, जो कि होता है 343। अब इस तरह का कितने घन को जोड़ा गया है, 6 घन, तो 6 से गुना कर दीजिए तो टोटल आयतन निकल जाएगा। तो 6×3 = 18, इकाई का 18 यहाँ पर है केवल, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे, ऐसी दो संख्याओं पर विचार कीजिए जिनके एलसीएम और एचसीएफ का योग 504 है और एलसीएम और एचसीएफ का अंतर 456 है। इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 96 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिए, तो यहाँ पर इक्वेशन बनेगा। मान लीजिए एलसीएम एल है और एचसीएफ एच है, तो दोनों का योगफल कितना दे रखा है, ये 504, और दोनों का डिफरेंस है 456, यानी एल माइनस एच यहाँ से हो जाएगा 456। अगर हमें एल का वैल्यू निकालना है तो आप यहाँ पर जोड़ के 2 से डिवाइड कर सकते हैं सीधा सीधा। वैसे भी आप देखिए एच कट रहा है, तो एल का वैल्यू कितना होगा, जोड़िए 900, इधर 60, 960 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 480। अगर एलसीएम 480 आया तो एचसीएफ कितना आएगा, यहाँ पर रख दीजिए एल का वैल्यू, तो एच आ जाएगा 20/424 घटाने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर आगे आपको एक चीज़ करना पड़ेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी n1 गुना n2 बराबर होता है इनके एलसीएम गुना एचसीएफ के। ये बात आप जानते हैं। तो n1 यानी पहली संख्या आपको दे रखा है 96, दूसरी निकालना है n2 बराबर एलसीएम यहाँ पर निकाला है 480 और एचसीएफ निकाला है 24। तो 24 से ये कटेगा 4 बार में। ठीक है, 24 चौके 96, 4 से कट जाएगा 120 बार में, तो n2 कितना आ गया, 120। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। आगे, 6400 की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी अवधि में बढ़कर 7168 रुपया हो जाएगी। तो आप ब्याज निकाल लीजिए, कितना मिल रहा है घटाने के बाद, 64 इधर 71 हो रहा है, 768 रुपया का ब्याज है। किसके ऊपर, 6400 पर। कितना परसेंट होगा, गुना 100% से निकाल लेंगे, 2 जीरो कट जाएगा, 64 से ये 64 इक्का 64, 50 12 128 हुआ, 64 दूना 128, यानी टोटल इसको 12% का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, जबकि ये कह रहा है कि इसका जो वार्षिक रेट है वो 6% है। तो आप जान सकते हैं यहाँ पर 6% की दर से 12% कितना टाइम लगा होगा, 2 साल का। तो 2 साल इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे, इसको सरल करना है तो फ्रैक्शन में लिख लीजिए पहले। ये हो जाएगा आपका 6 बट्टा कितना, 2 अंक पे बार है तो 2 बार 9 आएगा, गुना ये देखिए, इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको बार और पॉइंट छोड़ के नंबर लिखना होगा 83, उसमें माइनस वो करना होगा जिसका रेकरिंग नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पर 8 है तो 8 माइनस कर देंगे, नीचे हो जाएगा पॉइंट के बाद 1 अंक पे बार है तो एक बार 9 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, तो ये तो बन गया 606/99, रहने दीजिए, गुना ये 13 में से 8 घटा 5 यानी 75/9 होगा। 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, और 3 से 25 बार में, तो ऊपर बन गया 50, नीचे 99। तो ये किस तरह से लिखाएगा, देखिए 2 बार 9 नीचे पड़ रहा है, इसका मतलब जो है ऊपर 2 अंक पे बार है, यानी 50 पे बार होगा। तो 50 पे बार केवल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए तो यहाँ x² है, यहाँ x, यानी आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस का c बराबर 0। तो देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ x है और यहाँ पर अचर पद है, तो ये होगा द्विघात समीकरण। दूसरा अगर देखें तो यहाँ स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर x में रूट लगा है, रूट लगा है इसका मतलब x की पावर हाफ है, जबकि x का पावर क्या चाहिए, पूर्णांक चाहिए। तो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि ये जो है द्विघात समीकरण नहीं है। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आगे, यदि आंकड़ों के एक समुच्चय की माध्यिका 12 और इसका माध्य 10 है तो मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करते हुए आंकड़ों के इस समुच्चय का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि ये मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, यानी इंपेरिकल रिलेशन। बहुलक बराबर जो हमें निकालना है 3 गुना माध्यिका, तो माध्यिका 12 है, माइनस 2 गुना माध्य जो कि 10 है। तो 12 या 36 में 20 घटाएंगे तो 16 इसका बहुलक आएगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, यदि आर और एस समीकरण इसके मूल हैं तो एक्स के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल r² प्लस s² और आर एस का होल स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो पहले आप ये समीकरण देखिए,
इनमें से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अगर ये आर और एस इनके मूल हैं तो यहाँ से हम लोग मूलों का योगफल यानी आर प्लस एस निकाल सकते हैं, जो कि होगा माइनस बी बट्टा ए। तो बी है इसका -3 और माइनस ऑलरेडी भी रहता है, तो कुल मिला के प्लस का 3 आएगा। और एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है यानी ए जो है 1 है, तो उसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद मूलों का गुणनफल यानी आर एस निकाल सकते हैं, सी बट्टा है, तो सी यहाँ पर 2 है, ए 1 है, तो रहने दीजिए, ये आ गया। अब चाहिए हमें वो इक्वेशन, वो समीकरण निकालना है जिनके मूल ये और ये हैं, तो इनका वैल्यू निकालिए। अगर हम लोग इनका वैल्यू निकालें तो ये स्क्वायर में दे रखा है यानी आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, जबकि यहाँ पर स्क्वायर में वैल्यू नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी आर प्लस एस का होल स्क्वायर माइनस 2RS यहाँ पर हो जाएगा। अब वैल्यू रखिए, आर प्लस एस का 3 है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस RS 2 है, 2 का 2 गुना करेंगे तो 4 आएगा, घटाने के बाद 5 और RS का स्क्वायर, अगर इसका वैल्यू निकालें तो सीधा सीधा 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब हमें निकालना है क्या, द्विघात समीकरण, तो जानते हैं आप फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, यहाँ पर दोनों को जोड़ के दीजिए, एक मूल ये है 5, एक मूल 4 है, तो 5 4 9x आएगा यहाँ पर, प्लस एक बार दोनों को गुना करके 4 पंचे 20 आ जाएगा बराबर 0। तो ये आपका फाइनल आंसर है। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, निम्न में से कौन सा विकल्प इसको जो है लगभग मान को दर्शाता है। तो देखिए 325 है, यहाँ पर 17.99 है, तो ये वैल्यू आपका 18 होगा। और अगर इसको हम लोग 324 मान लें तो 18 से 1 कट जाएगा 18 बार में, और ये 8.99 को क्या लेंगे, 9 लेंगे, आगे माइनस था यानी 18 में 9 घटेगा तो 9 बचेगा, और इस पर स्क्वायर था तो 9 का स्क्वायर 81 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे इसमें कह रहा है यदि पुस्तक 1 में पढ़े जा सकने वाले पृष्ठों की कुल संख्या 750 थी तो भक्ति के पुस्तक 1 में कितने पृष्ठ नहीं पढ़े। ठीक है, तो देखिए बुक जो 1 है उसमें टोटल 750 पेज है, उसमें 2 लोग पढ़ा है, एक आयुष एक भक्ति, तो पूछ रहा भक्ति ने कितना नहीं पढ़ा है। तो 750 था जिसमें इन्होंने 642 पढ़ लिया, तो कितना नहीं पढ़ा माइनस कर लीजिए, तो इधर 58 इधर 50, तो 108 पेज नहीं पढ़ा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे इसमें कह रहा है कि बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए, और सवाल में ये कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों ए और सी दोनों में पशुओं की कुल संख्या में से शाकाहारियों और मांसाहारियों की संख्याओं का अनुपात क्रमशः 11:14 था। राष्ट्रीय उद्यानों ए और सी दोनों में मिलाकर शाकाहारियों की कुल संख्या कितनी थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 राष्ट्रीय उद्यान है ए बी सी डी, जिसमें ए और सी का हमें निकालना है। ए का देखें तो टोटल इसमें 100 पशु हैं, 100 पशु हैं, लेकिन चाहिए हमें केवल शाकाहारी का, जबकि यहाँ पर दोनों में रेशियो दे रखा है शाकाहारी और मांसाहारी का। तो 100 का कितना भाग हमें निकालना है, 11। टोटल कितना हो रहा है, 11 + 14 25, तो ये 25 से कटेगा 4 बार में, 4 × 11 44 जो है पशु शाकाहारी हैं ए में। उसी तरह सी का भी निकाल लीजिए। ठीक है, ये ए का हो गया। सी का अगर निकालें हम लोग तो सी में टोटल 175 हैं, और 175 का 11/25 निकालना है। 25 से 7 बार में 7 × 11 77, दोनों को जोड़ना है, कितना हो जाएगा 7 4 11 × 11 121। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।